गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यकीन प्रताप आज आप लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जो हमारा पेपर है शांति शिक्षा एवं सतत विकास, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। और उसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है वो है शांति शिक्षा एवं मानवाधिकार, अर्थात पीस एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हमने पीस एजुकेशन को बता दिया था, शांति शिक्षा को बता दिया था। अब हम आगे आज मानवाधिकार की बात करेंगे कि मानवाधिकार है क्या, इसको समझेंगे। तो इसके पहले हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में कुछ मूलभूत बातें हैं, इसको समझते हैं। क्योंकि मानव अधिकार के बिना मानव की जीवन को गरिमापूर्ण प्रदान करने के लिए, मानव के जीवन को गरिमामय बनाने के लिए ये आवश्यक है कि उसको कुछ मूलभूत अधिकार दिए जाए, कुछ आधारभूत अधिकार दिए जाए जो उसकी गरिमा को पूर्ण करते हो, जिससे व्यक्ति क्या है पूरे सम्मान के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ और पूरी स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसलिए मानवाधिकार हमारी शिक्षा का या हमारे इस पेपर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशेष है, बहुत ही खास है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं मानवाधिकार के बारे में। तो ये है मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 1948 को सर्वप्रथम किसने मनाया? यूएनओ ने मनाया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने मनाया और इसका एक अंग है महासभा, उसके द्वारा मनाया गया। अर्थात 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार दिवस मनाया गया। और प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये जीएस का क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। हम इसको याद रखेंगे, इसको पिन पॉइंट कर लेंगे। ये सबसे पहले कब मनाया गया था? 1948 को मनाया गया था प्रथम बार, और तब से लेके आज तक प्रत्येक वर्ष कब क्या है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट समझते हैं। मैंने बता दिया था किसने मनाया था? यूएनओ ने मनाया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मनाया था। दूसरा, इसका एक विशेष अंग है, इसके जो विशेष उपकरण है 6 विशेष भाग है, मुख्य अंग है 6। उसमें पहला ही स्थान है महासभा जनरल असेंबली। इसके द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार दिवस मनाया गया। अब देखते हैं भारत की बात करते हैं। भारत में 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार कानून अमल में आया। अर्थात मानवाधिकार जो कानून था वो कब? 28 सितंबर 1993 को अस्तित्व में आया या इसने अपना वजूद स्थापित किया। दूसरा, फिर 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। कब? ये क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या होते हैं? वो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जो रिटायर्ड होते हैं। अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो सेवानिवृत्त होते हैं, जो रिटायर्ड हो चुके होते हैं। एक बार फिर समझते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, खास तौर से भारत की परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो वो कौन होते हैं? वो रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर्ड होते हैं वो भारतीय मानवाधिकार आयोग के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तब नेक्स्ट देखते हैं मानवाधिकार का अर्थ। मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार का अर्थ क्या है इसको हम लोग जानेंगे। मानवाधिकार मैंने बताया, मानवाधिकार व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने के लिए आधारभूत जो तत्व होते हैं वो पूरक के रूप में होते हैं, जो व्यक्ति के गरिमा को पूर्ण बनाते हैं, ताकि व्यक्ति पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके, पूरी स्वतंत्रता के साथ, पूरी गरिमा के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ क्या करे? जीवन व्यतीत कर सकता है। अर्थात मानवाधिकार वे आधारभूत तत्व होते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के पूरक होते हैं, जो व्यक्ति के गरिमा पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आधारशिला के रूप में होते हैं। अर्थात ये वो मौलिक तत्व होते हैं जो व्यक्ति को की स्वतंत्रता को के पूरक होते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने मानवाधिकार का अर्थ जाना। तो मानवाधिकार क्या है? अर्थात मानव के अधिकार जो उसकी स्वतंत्रता के पूरक होते हैं, जो उसके गरिमामय जीवन को जीने के लिए आधारभूत तत्व होते हैं, वो क्या है? वो सभी के सभी अधिकार मानवाधिकार होते हैं। और ये
प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो, चाहे भारत का नागरिक हो, चाहे अमेरिका का नागरिक हो, चाहे ब्रिटेन का नागरिक हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का नागरिक हो, किसी भी देश का नागरिक हो, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र जीवन जीने के लिए ये अधिकार बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसलिए विश्व स्तर पर उनकी आवश्यकता सबसे पहले कब महसूस की गई? विश्व स्तर पर उनकी आवश्यकता 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में महसूस की गई, अनुभव की गई और उसी दिन क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाने की घोषणा की गई, जो आज तक प्रत्येक दिवस लगातार 10 दिसंबर को मनाया जा रहा है। अब देखेंगे मानवाधिकार आयोग को थोड़ा और डीप समझते हैं। मानवाधिकार आयोग को हमारी शिक्षा में रखने के पीछे क्या विषय है? तो मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना किसी भी समाज का, किसी भी नागरिक का, किसी भी देश का के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। अर्थात मानव के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाए, मानव के साथ क्रूरता का व्यवहार किया जाए, मानव के साथ दासता का व्यवहार किया जाए, मानव के साथ अत्याचार का व्यवहार किया जाए और फिर उम्मीद की जाए कि व्यक्ति या राष्ट्र एक बेहतर तरीके से सेवा करेगा, जो समाज है, जो देश है, उसके अंदर सद्भाव बना रहेगा, उसके अंदर शांति बनी रहेगी। तो ये सिर्फ बातें पूरी कल्पना होगी, पूरी कल्पना होगी। तो इससे क्या होगा? इससे किसी भी प्रकार का फायदा, किसी भी प्रकार का लाभ समाज को नहीं होगा, जब तक व्यक्ति को क्या किया जाए, किसी भी आधार पर उसके साथ भेदभाव न किया जाए, चाहे वो रंग के आधार पर हो, चाहे वो रूप के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे संप्रदाय के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर हो, चाहे क्षेत्र के आधार पर हो, किसी भी आधार पर व्यक्ति के साथ भेदभाव न किया जाए, उसकी व्यक्तित्व का सम्मान किया जाना नितांत आवश्यक है। तभी किसी भी समाज को समृद्धशाली समाज कह सकते हैं, क्योंकि जब उस समाज में ये सारी बातें नहीं होंगी, अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण आदर किया जाएगा, उसकी गरिमा को सम्मान दिया जाएगा, उसकी भावनाओं की कदर की जाएगी, तो निश्चित रूप से वो समाज समरस होगा, उस समाज में शांति का माहौल होगा, उस समाज में समृद्धि का माहौल होगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी राष्ट्र है, जो भी समाज है, उसमें क्या होगा? भाईचारे की भावना होगी, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावनाएं हैं उसमें चरितार्थ होंगी और किसी भी प्रकार के न तो झगड़े देखने को मिलेंगे, न किसी प्रकार का टकराव देखने को मिलेगा, न किसी प्रकार की कलेश देखने को मिलेगा, न युद्ध की स्थिति होगी, न उन्माद की स्थिति होगी। सब जगह क्या होगा? शांति होगी, सब जगह समृद्धि का माहौल होगा, सब जगह विकास का माहौल होगा। तो इसलिए हमारे कोर्स के अंदर जो मानवाधिकार थे उनको रखना इसीलिए आवश्यक था, जो मैंने अभी बताया। तो अब आगे देखते हैं। मानवाधिकार के अंतर्गत टोटल जो मानवाधिकार है उसके अंदर मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया है, मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। मानवाधिकार आयोग में कितने अनुच्छेद हैं? टोटल 30 अनुच्छेद है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया है उसमें टोटल कितने अनुच्छेद हैं? उसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं, कुल 30 अनुच्छेद हैं, जो क्या करते हैं? मानव के व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करते हैं, मानव की जो गरिमा है इसको क्या करते हैं? तो उसके लिए आधार स्तंभ का काम करते हैं, उसके लिए फंडामेंटल एलिमेंट्स का काम करते हैं। जो 30 के 30 अनुच्छेद क्या करते हैं? उसके व्यक्तित्व को पूर्ण बनाते हैं, उसको गरिमामय जीवन जीने के लिए आधार तत्व प्रदान करते हैं। तो ये क्या है? जब कभी भी सवाल आएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? 30 अनुच्छेद हैं, अर्थात उनकी पूरी संख्या कितनी है? 30 है। और ये क्या करते हैं? सारे के सारे अनुच्छेद, 30 के 30 अनुच्छेद क्या करते हैं? व्यक्ति को गरिमा प्रदान करते हैं, व्यक्ति को व्यक्तित्व को पूर्ण बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका बैकग्राउंड थोड़ा जान लिया। अब देखेंगे मानवाधिकार शिक्षा के रूप में शांति शिक्षा। मानवाधिकार शिक्षा के रूप में शांति शिक्षा, इसको आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर लो या इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मिटाते हैं।
मानवाधिकार शिक्षा के रूप में शांति शिक्षा कहते हैं। मानवाधिकार शिक्षा के रूप में शांति शिक्षा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं हम लोग। मानवाधिकार शिक्षा के रूप में शांति शिक्षा, अर्थात ये मानवाधिकार शांति शिक्षा में किस प्रकार सहायक है, किस प्रकार मदद करते हैं या किस प्रकार सहायता करते हैं। मानवाधिकारों को क्या मान लिया जाता है, मानवाधिकारों को ही शांति शिक्षा मान लिया जाता है। ठीक है, इसमें मानवाधिकारों को क्या किया जाता है, शांति शिक्षा मान लिया जाता है। लेकिन जो मानवाधिकार है वो केवल शांति शिक्षा के पूरक हैं, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं मान सकते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, जो शांति है, शांति शिक्षा है, शांति शिक्षा के माध्यम से समाज में हिंसा को रोकते हैं, समाज में द्वेष के वातावरण को समाप्त करते हैं, समाज में कटुता के वातावरण को समाप्त करते हैं, समाज में द्वंद्व को रोकते हैं, समाज में टकराव को रोकते हैं, संघर्ष को रोकते हैं और अशांति को रोकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मानवाधिकार शिक्षा के रूप में शांति शिक्षा के इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो इसको पूरक बनाती हैं, कुछ बिंदु हैं जिसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। नंबर 1 व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत नंबर 1 व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मानवाधिकार की जब बात की जाती है, अर्थात जब मानवाधिकार की बात की जाती है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रथम स्थान दिया जाता है। अर्थात व्यक्ति क्या हो, व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की जाए, किसी भी प्रकार का बाह्य दबाव, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, किसी भी प्रकार का बाह्य दबाव उस पर न बनाया जाए, उसकी भावनाओं को किसी प्रकार से न दबाया जाए, उसकी अभिव्यक्ति की जो भावनाएं हैं, क्षमताएं, उनको न दबाया जाए। जब व्यक्ति पर क्या किया जाता है, जब व्यक्ति के व्यक्तित्व को दबाया जाता है, जब उसकी स्वतंत्रता को दमित किया जाता है, तो ये इसके जो दुष्परिणाम होते हैं बड़े भयावह होते हैं, बहुत ही गंभीर होते हैं और एक विस्फोट के रूप में हमें उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, जो निश्चित रूप से समाज विरोधी होती है, जो समाज के लिए संकट पैदा करती है, उससे हिंसा उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है मानवाधिकारों के जरिए, तो जो व्यक्ति होता है उसका व्यवहार संतुलित होता है, सभी के साथ समरसता का व्यवहार करता है, किसी भी प्रकार से असामाजिक व्यवहार नहीं करता। समाज में क्या होता है, शांति स्थापित हो जाती है, शांति बनी रहती है। इस प्रकार से मानवाधिकार क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में शांति को स्थापित करते हैं। नंबर 2 दूसरी बात करेंगे वह हिंसा से सुरक्षा का अधिकार। नंबर 2 यही लिख देता हूँ। नंबर 2 हिंसा से सुरक्षा का अधिकार। हिंसा से सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, हिंसा से सुरक्षा का अधिकार इसको देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसको हिंसा से सुरक्षा प्रदान की जाए। उसके साथ चाहे मानवीय हो चाहे अमानवीय हो, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, किसी भी प्रकार की हिंसा की जाती है या किसी प्रकार की हिंसा होने का भय रहता है, तो उसको संरक्षित किया जाए, उसको सुरक्षा प्रदान की जाए। यदि व्यक्ति हिंसा के वातावरण में जीवित रहेगा तो निश्चित रूप से उसके द्वारा जो प्रतिक्रिया होगी वो निश्चित रूप से कैसी होगी, वो हथियार का संग्रह करेगा। वो निश्चित रूप से क्या करेगा, हथियार का संग्रह करेगा। जब हथियार का संग्रह करेगा तो उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलेंगे, जो शांति स्थापना में क्या करेंगे, बाधक होंगे। इसके उलट जिन व्यक्तियों को हिंसा के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध रहती है, हिंसा के विरुद्ध सुरक्षा कवच के रूप में सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं,
तो वो समाज, वो व्यक्ति क्या करते हैं, वो व्यक्ति समाज के लिए समृद्धशाली होते हैं, समाज के लिए उनका नजरिया कैसा होता है, उदार होता है, और वो शांति के लिए सहायक होते हैं, अर्थात गंभीर समस्याओं को भी आसानी से सुलझाने वाले होते हैं, जो शांति की शिक्षा के लिए या शांति के लिए बड़ी महत्वपूर्ण देन होते हैं। अब नंबर 3 बात करते हैं, वो है शोषण से सुरक्षा का अधिकार। नंबर 3, शोषण से सुरक्षा का अधिकार। शोषण से सुरक्षा का अधिकार। ठीक है स्टूडेंट्स, शोषण से सुरक्षा का अधिकार मानवाधिकारों के लिए मानवाधिकारों में सर्वप्रमुख है। व्यक्ति का शोषण चाहे मानसिक स्तर पर किया जाए, चाहे उसका शारीरिक स्तर पर शोषण किया जाए, ऐसे व्यक्ति का जिसका शोषण होता है उसका व्यवहार समाज के लिए नकारात्मक हो जाता है, उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो दमित हो जाती हैं, और इस प्रकार का व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार करता है। समाज में उसका जो नजरिया होता है वो क्या होता है, रचनात्मक होकर के विध्वंसात्मक होता है, और उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, समाज विरोधी होते हैं, जिससे समाज में हिंसा की भावनाएं फैलती हैं, हिंसा फैलती है, टकराव होता है, संघर्ष होता है, और तमाम तरीके की समाज में अवांछित गतिविधियां देखने को मिलती हैं। जबकि जिन व्यक्तियों को शोषण से सुरक्षा का अधिकार प्राप्त रहता है वो समाज के लिए बहुत ही सहयोगी साबित होते हैं, समाज के लिए बहुत ही हेल्पफुल व्यक्ति शामिल होते हैं, और उनके द्वारा जो व्यवहार किया जाता है वो समाज के लिए स्वीकार होता है, समाज के अनुकूल होता है, जिससे शांति स्थापित होने में या शांति स्थापित करने में सहायता मिलती है। अब नेक्स्ट देखेंगे, वो निर्दयता से सुरक्षा का अधिकार। नंबर 4, निर्दयता से सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार। अधिकार। निर्दयता से सुरक्षा का अधिकार, इसको देखते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे उसका वरिष्ठ हो, चाहे व्यक्ति किसी व्यक्ति का मातहत हो, या उसका अधीनस्थ कर्मचारी हो, या उसका सेवक हो, चाहे दास हो, किसी भी व्यक्ति के साथ गुलामी का व्यवहार किया जाता है, दासों जैसे व्यवहार किया जाता है, इसको उसकी श्रम के बदले कुछ नहीं दिया जाता है, तब उस व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो कैसा हो जाता है, वो व्यक्ति का व्यवहार उस व्यक्ति के आचरण के विरोधी हो जाता है, उसके कार्य के विरोधी हो जाता है, और धीमे धीमे करते हुए उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो बहुत ही क्या होती है, बहुत ही समाज के लिए बहुत ही घातक होती है, समाज के लिए बहुत ही विध्वंसक होती है, और जिससे क्या होता है, जो शांति होती है समाज में उसमें बाधा पहुंचती है, और शांति के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मानवाधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि व्यक्ति की निर्दयता से या क्रूरता से रक्षा की जाए। व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का मानवीय व्यवहार हो रहा है उसको रोका जाए, व्यक्ति को उसकी मौलिक स्वतंत्रता दी जाए, उसके जो अधिकार हैं उसको दिए जाए, साथ साथ उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बताई जाए। इसके आगे अब देखते हैं, वो है आत्मसम्मान की रक्षा का अधिकार। 5वां, आत्मसम्मान की रक्षा का अधिकार। ठीक है, आत्मसम्मान की रक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को, जो मैंने बताया था मानवाधिकार जो पढ़ रहे थे, अर्थ बताया था, तो प्रत्येक व्यक्ति को आत्मसम्मान होता है, उसकी जो भावनाएं होती हैं वो चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसके व्यक्तित्व का, उसके आत्मसम्मान का, उसकी भावनाओं का सम्मान करे, कदर करे, आदर दे उसको। जब व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना नहीं होती, इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता, तो निश्चित रूप से उसकी भावनाएं आहत होती हैं, निश्चित रूप से उसकी गरिमा को, उसके सम्मान को क्या होता है, क्षति पहुंचती है, उसके मन को पीड़ा होती है, तो उसका जो व्यवहार होता है वो समाज विरोधी हो जाता है, जिससे निश्चित रूप से
जो शांति है, जो शांति का माहौल है वो बाधित होता है और शांति का माहौल उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति के आत्मसम्मान की रक्षा की जाए, उसके जो व्यक्तित्व है, उसकी जो गरिमा है, उसकी रक्षा की जाए, ताकि वो समाज का एक सर्वस्वीकार व्यक्ति बन जाए। अर्थात कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सर्वस्वीकार, जिनका व्यवहार सर्वस्वीकार होता है, उसके सम्मान की रक्षा की जाती है, उनके व्यवहार को भी उनका व्यवहार भी अलग होता है। उनका व्यवहार कैसा होता है? रचनात्मक होता है। किसी प्रकार से शांति बाधक नहीं होते, शांति के दुश्मन नहीं होते। वो जो भी व्यवहार करते हैं वो समाज के लिए स्वीकार होता है और समाज में शांति स्थापित करने के लिए वो सहायक होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं छठवां है अवसरों की समानता का अधिकार। छठवां, अवसरों की समानता का अधिकार। अवसरों की समानता का अधिकार। अवसरों की समानता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, जो भी अवसर है, शिक्षा के जो भी अवसर हैं, जो भी सुविधाएं हैं, जो भी साधन हैं, उनमें समान रूप से अवसर मिलने चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ रंग, रूप, जाति, लिंग, भेद, किसी भी आधार पर, जन्म स्थान, किसी भी आधार पर क्या है, भेदभाव नहीं करना है। उसको किसी भी प्रकार से उसको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, उसमें किसी प्रकार से अंतर नहीं करना है। जो भी सुविधाएं हैं, चाहे सरकार के हो, चाहे भारत सरकार की हो, चाहे राज्य सरकार की हो, बिना किसी भेदभाव को सभी नागरिकों को बराबर वितरित की जानी चाहिए, बराबर अवसरों की समानता प्रदान की जानी चाहिए। चाहे वो एससी का व्यक्ति है, चाहे एसटी का व्यक्ति है, चाहे गरीब है, चाहे मजलूम है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो किसी भी प्रकार का, किसी भी स्टेटस का व्यक्ति है, सबको अवसरों की समान सुविधा प्रदान की जाएगी। तो समाज का जो विकास होगा वो बराबर होगा, समाज में किसी प्रकार का असंतोष नहीं होगा, जिससे क्या होगा, जिससे शांति स्थापित करने में बहुत मदद मिलेगी, बहुत ही कारगर साबित होगी। नेक्स्ट देखते हैं, वो है बाल श्रम से सुरक्षा। सातवां, बाल श्रम से सुरक्षा। बाल श्रम से सुरक्षा। मानवाधिकारों के अंतर्गत ये अधिकार, बाल श्रम से सुरक्षा का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं, किसी भी देश के कर्णधार होते हैं। अर्थात आज जिस पद पर जो व्यक्ति बैठा है, अपने अधूरे कार्य छोड़ के जाएगा, उसको निश्चित रूप से आने वाला बच्चा कल भविष्य में पूरा करेगा, उनसे ज़्यादा, उनकी क्षमताओं से ज़्यादा अपनी क्षमताओं को प्रमाणित करेगा, और जो भी व्यवस्था चल रही है उसको पंख प्रदान करेगा, उसको गति प्रदान करेगा। इस प्रकार से बच्चों की सुरक्षा को निश्चित रूप से ध्यान दिया जाए, बाल श्रम जैसी समस्या को रोका जाए। ये मानवाधिकार होने के लिए जो भी बाल श्रम से संबंधित कानून है उनका सख्ती से पालन किया जाए। बाल श्रम से संबंधित हमारे कैलाश सत्यार्थी, हमारे देश के जो शिक्षाविद रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं, उन्होंने उनको तो बाल श्रम पर काम करने के लिए शांति का नोबेल अवार्ड तक मिला है। जैसे यूसुफ जई मलाला को भी, जो पाकिस्तानी नागरिक है, उसको भी क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय नोबेल अवार्ड शांति का। इस प्रकार से हमें क्या करना है, बाल श्रम से बच्चों की रक्षा करनी है, तभी बच्चों का विकास बेहतर तरीके से होगा और शांति में अपना वो योगदान दे पाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो है मानव अधिकार शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाना। मानव अधिकार, आठवां, मानवाधिकार शिक्षा को पाठ्यक्रम का अनिवार्य विषय बनाना। पाठ्यक्रम का अनिवार्य विषय बनाना। ओके, अनिवार्य विषय बनाना। इसको देखते हैं, हम जब मानवाधिकारों की बात करते हैं, जब मानव के अधिकारों की बात करते हैं, तो
तो निश्चित रूप से हमें प्राथमिक कक्षाओं से ही, जब बच्चे इनिशियल स्टेज में होते हैं अपनी पढ़ाई की, अपनी शिक्षा की, उन्हीं कक्षाओं से मानवाधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषय को पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। अनिवार्य रूप से विद्यालय शिक्षा से लेकर जो भी उच्चतर शिक्षा है उसमें मानवाधिकार विषय को शामिल किया जाए और उसको बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे मानवाधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषय से, महत्वपूर्ण गुण से परिचित होंगे और अपने में ये इस विभाग को आत्मसात करेंगे, ताकि वो भविष्य में शांति जैसी व्यवस्था को बहाल करने में सहायक होंगे। आज के स्टेटमेंट में इतना ही। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। धन्यवाद।